भारत के संवैधानिक विकास की जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें 1800 पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1813 और 1833 के चार्टर अधिनियमों की चर्चा हम लोगों ने की। और इस वीडियो में मैं आपके लिए उसके आगे के क्रम में आने वाले दो अधिनियमों की बात हम करेंगे। एक चार्टर एक्ट 1853 और एक भारत शासन अधिनियम 1858 की बात हम लोग करेंगे। देखिए 1853 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं तो हम सबसे पहले फिर उन्हीं दो बिंदुओं को समझेंगे। एक तो उसकी पृष्ठभूमि कि किस बैकग्राउंड में या उस समय की क्या परिस्थितियां थी या जो है बैकग्राउंड में कौन सी ऐसी घटनाएं या विचार जो है वो चल रहे थे जिनके फलस्वरूप या जिन परिस्थितियों का प्रभाव उसके प्रावधानों पे दिखाई देता है। अगर हम पृष्ठभूमि का उसकी परिस्थितियों का मूल्यांकन कर पाए, उसकी परिस्थितियों को समझ पाए, जिस परिस्थिति में जिस वातावरण में वो अधिनियम आया तो उसके प्रावधानों को याद करना और उसको समझना ये काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम प्रावधानों को पढ़ने से पहले आइए हम लोग पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं या उसके वातावरण उस समय क्या था उसकी चर्चा करते हैं। देखिए 1784 का एक्ट आपको याद होगा जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत की जो शासन व्यवस्था थी जो कंपनी के हाथ में थी उसकी प्रणाली में उसकी संरचना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था। कंपनी के का जो शासन था जो 1773 के चार्टर एक्ट से चलता आ रहा था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में उसको दो भागों में बांट दिया गया उसके कामों को। एक राजनीतिक कार्य एवं प्रशासनिक कार्य और एक जो था वो व्यापारिक कार्य था। तो वहां आपको याद होगा और उसमें हम लोग देखा था कि जो राजनीतिक प्रशासनिक एवं सैन्य कार्य है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम के एक नए संगठन को गठित करके उसको कार्य उसको सौंप दिया गया। और व्यापारिक कार्य जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था जो शुरू से शासन चला रहा था उसको दे दिया गया। ठीक है, ये आपको याद होगा 1784 का जो चार्टर एक्ट था उसके पिट्स इंडिया एक्ट उसके प्रावधान थे और वो दोहरी शासन व्यवस्था थी वो अब तक चली आ रही थी। यहां इसलिए उसकी हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस समय तक आते आते उस अधिनियम की बार बार उसकी आलोचना निरंतर चलती आ रही थी, लेकिन 53 के एक्ट तक आते ही जब आया उस समय इस प्रावधान की बड़ी आलोचना हो रही थी कि जो दोहरी शासन व्यवस्था यानी कि द्वैत शासन व्यवस्था जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत स्थापित किया गया था उसको समाप्त कर दिया जाए। यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाली व्यवस्था थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दो धड़े ब्रिटेन में स्थापित किए गए थे, दो संरचनाएं दो संगठन और वो अलग अलग कामों को देख रहे थे। ठीक है, आपको पिट्स इंडिया एक्ट की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियोस में जाएं और उसको पहले पिट्स इंडिया एक्ट को समझ लें। देखिए ये संवैधानिक विकास का की जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो देखिए विकास का प्रोसेस ही होता है कि पहले वो एकदम सूक्ष्म जो है प्राथमिक स्तर से जाते जाते जब वो अपनी अंतिम अवस्था तक पहुंचता है तो जब तक आप प्रारंभिक स्थिति से लेकर क्रमिक रूप से टॉपिक्स को अध्ययन नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को समझने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो मेरा सुझाव है कि आप सबसे पहले जो है 73 के एक्ट से जाएं, संवैधानिक विकास के जो टॉपिक है सबसे पहले शुरुआत में उसको क्रमिक रूप से सारे वीडियोस देखते हुए आए, उसके बाद तब इस टॉपिक पे आए तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी आसान होगा आपके लिए इसको समझना। हालांकि मैंने थोड़ी चर्चा कर दी है 84 के एक्ट की कि क्या प्रावधान थे, दोहरी शासन पद्धति क्या थी। तो उसी दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने की मांग की जा रही थी। क्यों मांग की जा रही थी इसको जरा हम लोग समझें। देखिए इसकी मांग हो रही थी दो कारणों से। इसकी मांग जो हो रही थी वो दो कारणों से हो रही थी। एक तो जो है व्यय और दूसरा जो है वो विलंब होता था। व्यय ये कहते थे जो इसके आलोचक थे जो इसको द्वैत शासन व्यवस्था पिट्स इंडिया एक्ट का उसको समाप्त करने की बात करते थे, उनका मत था कि ये दोहरी शासन प्रणाली होने के नाते जो व्यय है वो बढ़ जाता है। यानी एक संस्था की मतलब शासन प्रशासन के काम को आपने दो भागों में बांटा, उसके लिए एक अलग संरचना बनाई, उसके लिए अलग संरचना बनाई और डायरेक्ट वो एक संरचना जो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो डायरेक्ट शासन भी नहीं चला रही है,
वो शासन अपना सारा संचालन कर रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। सिर्फ वो रेगुलेटरी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी और उसके भी जो है खर्चे थे। उसमें जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो सदस्य थे 6 वो क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे, तो उनके खर्चे थे। तो व्यय जो है अनावश्यक लगता था कि अनावश्यक जो है ये व्यय बढ़ रहा है। और दूसरा कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो उसमें विलंब होता था। ठीक है, क्यों भाई? 2 संस्थाएं हैं, हमने अभी जैसे समझा कि डायरेक्टर्स का जो समूह था यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था वो निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाता था। तो एक निर्णय अंतिम रूप से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का होता था, लेकिन चूंकि भारत में शासन जो था भारत के परिप्रेक्ष्य में वो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ दिखता था कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शासन चला रहा है, लेकिन अंदर से उसको भी अपने कार्यों अपने निर्णयों की जो है रेगुलर जो है इंफॉर्मेशन या उसकी सूचना लगातार जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देनी होती थी और वो उसको रेगुलेट करता था, वो उसके माध्यम से अपने आदेशों को अनुपालन करवाता था। तो इस प्रोसेस में एक लंबा प्रोसेस दिखता था जिसके कारण से जो है निर्णय की प्रक्रिया में जो है देरी होती थी। तो इसकी मांग की जा रही थी कि जो है इसको समाप्त कर दिया जाए और एक ही संगठन बनाया जाए। एक कोई सचिव बना दिया और उसका कोई सहयोगी निकाय बना दीजिए, वही निर्णय ले, समस्त काम वो करे। ये 2 संगठनों का व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। और इवन जो प्रेसिडेंसीज थी लाइक बंगाल, लाइक मद्रास, लाइक जो है महाराष्ट्र, बम्बई, इन प्रेसिडेंसियां भी मांग कर रही है, प्रेसिडेंसियां की डिमांड हो रही थी कि भाई ये समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जो है जो शासन प्रशासन है वो बहुत ही जो है एक सरलता पूर्वक नहीं चल पा रहा है, उसमें जटिलता आ गई है और निर्णय की प्रक्रिया में देरी हो रही है। तो ये मांग वहां से भी उठ रही थी और जो कंपनी के आलोचक थे वो तो इसको समाप्त करने के ही उसमें थे, जो इस एक्ट था उसको समाप्त करने की मांग चल रही थी। तो उम्मीद है पहले पॉइंट आप समझ गए होंगे कि ये चीजें चल रही थी कि दोहरी शासन को समाप्त कर दिया जाए। दूसरा पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो है भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बने रहना चाहिए। यानी यहां बात हो रही है 1833 का चार्टर एक्ट, जो लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था। लास्ट इसका जो है जस्ट पहले वाला जो अधिनियम है 1833 का चार्टर एक्ट जो पिछले वीडियो में है, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले चर्चा किया था, हमने बताया था कि जो है ये भारत था, ये बंगाल, मद्रास और बंबई ये प्रेसिडेंसी थी और इन प्रेसिडेंसियों का शासन अलग अलग गवर्नरों के द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन 1833 के अधिनियम तक आते आते एक बहुत बृहद क्षेत्र जो है भारत को का अंग्रेजों के अधीन आ गया था। तो उन्होंने क्या व्यवस्था की कि इस पूरे जो साम्राज्य था ब्रिटिश साम्राज्य उसका पूरा केंद्रीकरण कर दिया। पूरा केंद्रीकरण करने के पश्चात उन्होंने क्या किया, जो है एक पद नया पद बनाया जिसको कहा गया भारत का गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल और उसका कार्य क्या दिया गया कि वो संपूर्ण जो शेष भारत ये मतलब जो आपकी प्रेसिडेंसीज थी उसको सारे को उसके अधीन कर दिया गया, तीनों प्रेसिडेंसियों को। ठीक है, ये बात हम लोगों ने ये चर्चा लास्ट क्लास में की थी। तो अब देखिए यहाँ पे जो है टेक्निकल एक जो है प्रॉब्लम क्या हो रही थी या प्रशासन में जो है दक्षता थी जो एक तरह से निष्पक्षता की, उसमें जो है उसका हनन हो रहा था, ये आरोप लगाया गया। 1833 के एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसकी स्थिति को समझिए। बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो अभी बंगाल का गवर्नर जनरल भी है। जैसे यहाँ पे मद्रास का गवर्नर जनरल है, बंबई का गवर्नर जनरल है और बंगाल का गवर्नर जनरल है। लेकिन यहाँ वाला जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो एक तरह से पदेन भारत का गवर्नर जनरल भी है और भारत का गवर्नर जनरल होने के नाते जो है वो इन सारे प्रेसिडेंसियों का मुखिया भी है। तो ये आरोप आ रहे थे कि भारत का गवर्नर जनरल चूंकि बंगाल का भी गवर्नर जनरल है, इसलिए जब कुछ नीतिगत मुद्दों पे टकराव की स्थिति होती थी मद्रास प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रेसिडेंसी बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, तो क्या होता था, तो बंगाल का गवर्नर जो भारत का गवर्नर जनरल है चूंकि वो बंगाल का गवर्नर जनरल भी था तो इसलिए उसका झुकाव हमेशा वो पक्ष लेता था बंगाल का। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप कि जब नीतिगत मुद्दों पे या किन्हीं कारणों से इन प्रेसिडेंसियों के हितों में टकराव की स्थिति होती थी तो भारत का गवर्नर जनरल चूंकि बंगाल का भी गवर्नर जनरल था इसलिए वह
उन मामलों में बंगाल का पक्ष लेता था। तो इस तरीके से ये आरोप लग रहे थे कि भाई चूंकि वो भारत का गवर्नर जनरल है तो उसको एक निष्पक्ष पद होना चाहिए जिसमें वो तीनों प्रेसिडेंसियों को एक समान भाव से डील करे, एक समान भाव से ट्रीट करे। तो ये एक मांग उठ रही थी कि 1835 की आलोचना भी आप उसमें देख सकते हैं। फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि इस समय आते आते हम देखते हैं जो कंपनी का जो राजनीतिक क्षेत्र है, जो उसकी प्रादेशिक क्षेत्र है, वो वृद्धि हो रही थी। उसमें नए क्षेत्र जो है एक्वायर कर रही थी कंपनी और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी। जैसे कि अगर हम देखें, अगर आप ध्यान दें तो इस दौरान 1843 में कंपनी को सिंध का क्षेत्र विजित किया, 1849 में पंजाब का क्षेत्र प्राप्त किया। ठीक है, इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र उसको मिले। इसके अलावा डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियां तो हमको पता ही है, जिसमें उसने व्यक्तिगत के सिद्धांत के द्वारा कई छोटी रियासतों का भारत में विलय किया। इसके अलावा बर्मा और पीगू जैसे बड़े एक तरह से राज्य थे, उनका भी भारतीय साम्राज्य में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो भारत था उसमें उसने संविलय कर लिया। तो इस प्रकार से जो नए क्षेत्र मिल रहे थे, आप देखिए जो है सिंध और पंजाब जो काफी दूर क्षेत्र थे। अभी तक जो बंगाल, मुख्य रूप से 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। इनसे दूरस्थ सिंध और पंजाब का क्षेत्र जो है वो कंपनी विजिट कर रही है। तो ये जो नए क्षेत्र मिल रहे थे, नए जो क्षेत्र विस्तार हो रहा था, जो कंपनी एक्वायर कर रही थी, इनकी जो है संवैधानिक स्थिति क्या, इनकी परिस्थिति क्या, इनका क्या दर्जा, इनको किस कैटेगरी में लेके रखा जाए, कैसे इनका जो शासन प्रशासन उसकी व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, इसका अधिकार किसे होगा, ये प्रश्न भी इस समय उपस्थित थे। इस पर भी विचार करना था और इन नए राजनीतिक और प्रादेशिक भूभागों का जो कंपनी को प्राप्त हुए थे उनकी भी डील करनी थी, उनका भी स्थिति स्पष्ट करना था। इस समय ये भी एक विचारणीय प्रश्न इस समय में था, क्योंकि ये समय आ रहा था फिर से कंपनी का जो भारत में शासन है उसका जो अधिकार है उसको फिर से रिन्यू होने का समय आ रहा था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 20 सालों के लिए कंपनी के जो है शासन का अधिकार जो है बढ़ा दिया गया था, तो 53 आ रहा था। तो इन सारे प्रश्नों का, ये वातावरण का भी चर्चा चल रही थी। इन परिस्थितियों में विचार हो रहा था कि अब नए जो चार्टर एक्ट आएगा 20 साल बाद, तो उसमें क्या कंपनी के साथ फिर से परिवर्तन किया जाए, शासन प्रशासन में किस प्रकार का नए अप्रोच के साथ जो है उसको डील किया जाए। तो ये बात आपने समझ लिया। फिर और विकेंद्रीकरण की मांग उठ रही थी, ना केवल भारत के संदर्भ में, भारत से, बल्कि ब्रिटेन में भी कुछ उदारवादी जो अंग्रेजी शासन में लोग थे, उनका विचार था कि जो भारत में जो शक्तियों के उपभोग है या जो कार्य है, जो जिम्मेदारियां हैं, उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए। कुछ कार्य ऐसे हैं जो भारतीयों को सुपुर्द किया जाए, जो वो खुद करें आंतरिक मामलों में। जैसे लॉर्ड डर्बी हैं, एक लॉर्ड डर्बी जो हैं, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने आगे। अभी 1858 में जब अधिनियम पारित होगा उस दौरान जो है पामस्टन की सरकार गिर जाती है और उसके बाद डर्बी ही प्रधानमंत्री बनते हैं। इस समय वो संसद के सदस्य होने की हैसियत से संसद में उन्होंने वक्तव्य दिया कि मानवता, परोपकार और धर्म के नाम पर हमारा यह कर्तव्य है कि हम सुरक्षा, दक्षता आदि को ध्यान में रखते हुए भारतीयों को भी उनके आंतरिक मामलों में धीरे धीरे उत्तरदायित्व या अधिकार सौंपे। तो इस तरीके से संसद में कुछ उदारवादी तत्वों का या कुछ ऐसे तत्वों का विचार था कि भारत में जो शासन चल रहा है उसमें विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाए। यानी कि पिछला अधिनियम हमने देखा 1833 का अधिनियम, जो पूर्ण तरह से भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को स्थापित किया हुआ था। तो फिर उसके जो है अगेंस्ट में या उसके एक तरह से जो है उसमें सुधार के लिए ये नए आवाज जो है उठ रहे थे। तो ये 4 पॉइंट्स आप जरूर दिमाग में रखे रहेंगे। देखिए, ये पृष्ठभूमियों से प्रश्न नहीं पूछने वाले कि ये क्या हुआ था, लेकिन अगर पृष्ठभूमियां आपने समझ लिया और आपने प्रावधानों को बाद में पढ़ा तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको समझने और उसको लंबे समय तक आप रिटेन कर पाएंगे, तथ्यों को रिटेन कर पाएंगे। क्योंकि जो संवैधानिक विकास का टॉपिक है, देखिए वो तथ्यात्मक ज़्यादा है, लेकिन चूंकि वो सिर्फ तथ्य आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, क्योंकि बहुत आपको
कैसे कब ये द्वैत शासन बनाया गया, कब वो एंड हुआ, कब जो है अस्थाई बनाया गया, कब एक लीगल एडवाइजर जोड़ा गया परिषद में। ये सारे प्रश्न अगर आपने बैकग्राउंड अच्छे से समझा है तो आपको उन चीज़ों को समझने में और उनको अपने जो है स्मृति में धारण करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। तो आप परिस्थितियों को समझें, इसको याद करने की जरूरत नहीं कि रिटर्न ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हमने एक परिस्थितियों का विश्लेषण किया कि उस समय 53 में एक्ट आते समय ये क्या क्या माहौल चल रहा था। ठीक, इन परिस्थितियों में 1853 का चार्टर एक्ट आया और उसके अब प्रावधानों की हम चर्चा करते हैं कि प्रावधान क्या थे। देखिए, प्रावधानों की बात हम करते हैं तो यहां से आते हैं। सबसे पहला तो विचार यही किया गया प्रश्न कि भाई जो कंपनी है 13 में, 33 में, उसके पहले 93 में भी, 73 में भी हम लोगों ने देखा कि कंपनी के शासन करने के अधिकार को हर 20 सालों के लिए रिन्यू कर दिया जाता, उसका पुनः नवीनीकरण कर दिया जा रहा था। 53 में लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको जो याद रखना है। यानी कि 1853 के चार्टर एक्ट में ये नहीं कहा गया कि अब कंपनी का शासन, कंपनी के शासन को यथावत बनाए रखा गया, कंपनी से भारत का शासन करने का अधिकार छीना नहीं गया, लेकिन ये जरूर कह दिया गया कि अब तुम तब तक ही शासन चला सकते हो जब तक संसद नहीं चाहती है। मतलब संसद जिस दिन ये चाह ले कि अब आपका शासन करने का अधिकार समाप्त हो गया, सीधे जो है ब्रिटिश सरकार जो है शासन लेगी, उस दिन से कंपनी को हट जाना होगा। यानी कि ये कह सकते हैं पहले जो उसको मिलता था एक 20 सालों के लिए रिन्यू कर दिया जाता, लेकिन 1853 के एक्ट के द्वारा अब अनिश्चित काल के लिए उसके काल को बढ़ाया गया है। मतलब कभी भी छीना जा सकता। अनिश्चित काल मतलब ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म, जब तक चाहे तब, लॉन्ग टर्म नहीं है। ये जो टर्म है वो क्या है कि संसद जब चाहे तब, पहले 20 साल के लिए रिन्यू किया गया था, लेकिन अब कहा गया कि जब चाहे तब संसद आपसे शासन करने का अधिकार छीन सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। और अभी हम लोग नेक्स्ट अधिनियम जब पढ़ेंगे 1858 का अधिनियम, तो हम देखेंगे कंपनी का शासन छिन जाएगा और भारत पर सीधे सीधे भारत अब ब्रिटिश सरकार, क्राउन की जो है उसके अधीन एक राज्य के रूप में स्थापित होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। कभी पूछ सकता है कि किस प्रावधान के तहत भारत ये व्यवस्था की गई, तो आप इसको जवाब देंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको समझ लें। देखिए, जैसा कि ये कहा गया, दोहरी शासन व्यवस्था को मांग की जा रही थी समाप्त करने की, और ये सुझाव दिए जा रहे थे कि एक ही परिषद हो, उसका एक सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, वो स्टेट हो, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, वो शासन चलाए, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इस मांग पर वो विचार नहीं किया गया। हाँ, उसमें विचार किया गया, लेकिन वो पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया, बल्कि उसमें थोड़े संशोधन किए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाली व्यवस्था तो वैसे चलती रही, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जिनकी संख्या 24 निर्धारित की गई थी, अब उसकी संख्या घटाकर 18 कर दी और उसमें भी 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत हुए। ठीक है, अब आप इस पॉइंट का ये समझ सकते हैं कि यहां भी अब जो है कंपनी का जो, मतलब कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार का थोड़ा सा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले संगठन में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो सीधे उनके हाथ में था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के संगठन में भी अब जो है ब्रिटिश सरकार का की क्षमता जो है, उसकी जो हस्तक्षेप करने की शक्ति बढ़ रही है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या घटा दी गई, 18 कर दी गई, और उसमें भी 6 प्रतिनिधि क्राउन के द्वारा है। यानी कि कभी ऐसा हो कि बोर्ड जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनी के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहें, तो उस दिन क्राउन के लोग मिलकर जो है प्रस्ताव को पारित करा सकते थे। ठीक है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने समझ लिया इसको। तो आप देखिए, चीजों को अगर परिस्थितियों को, वातावरण को लिंक कर पाएं तो आसानी से आप उसको याद कर पाएंगे, उसको रिटेन कर पाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका हाफ पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इनको इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि भारत में जो सरकारी सेवाएं होंगी वो अब आरक्षित नहीं रहेंगी, मतलब ब्रिटिश वालों के लिए। इसके पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो, इसके पहले जो व्यवस्था थी, इस अधिनियम के आने से पहले, वो ये था कि नियुक्तियां जो होती थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
के संरक्षण में थी। यानी कि भारत सरकार जो कंपनी की सरकार थी भारत में, उसमें जो पदाधिकारी नियुक्त होते थे वो उनका पैट्रोनेज किसका था, उनका संरक्षण तो किसका था, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का था। ठीक है, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये संरक्षण का अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब जो कर्मचारी होंगे कंपनी के, उनमें उनकी नियुक्तियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई भूमिका नहीं होगी। तो फिर ये कर्मचारी, ये अधिकारी पदाधिकारी कैसे आएंगे? तो याद करिए 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसमें 87 के अधिनियम के तहत, उसकी धारा 87 के तहत कहा गया था कि धर्म, मूल वंश, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अधिनियम 1833 की उस धारा को 1853 के इस प्रावधान के अनुरूप पुनर्बलित किया गया, उसको कह सकते हैं, उसको प्रवर्तन में लाया गया। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, आप याद रखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन करते हुए और उसके माध्यम से भारत में सिविल सेवाओं की या नागरिक सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया। और इस प्रावधान को कार्य रूप में परिणित करने के लिए कैसे हो, अभी ये तो बात हो गई कि हाँ ठीक है, हम प्रतियोगी परीक्षा कराएंगे और उसके आधार पर जो है हम नियुक्तियां देंगे, लेकिन उसकी रूपरेखा क्या होगी, कैसे कैसे नियुक्तियां होंगी, क्या परीक्षा का प्रावधान होगा, क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से भारतीय उसमें शामिल होंगे, क्या योग्यता होगी, इन सब की प्रोसेस के लिए एक आयोग गठित किया गया। ठीक है, एक आयोग गठित किया गया और उस आयोग का काम ये था कि वो आयोग जो है ये सुझाव देगी कि ये प्रावधान किस प्रकार से लागू होंगे। और अगर कभी पूछ दिया इस आयोग का अध्यक्ष कौन था, अगर इसने प्रश्न पूछा कि 1853 के तहत अब प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन, भारत सरकारी सेवाएं प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए जो है जो आयोग गठित किया गया था, उसको प्रवर्तन में लाने के लिए उस आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो वन एंड ओनली लॉर्ड मैकाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है इस पीरियड का, आप जिसको कई बार आपका सामना होगा, चाहे पॉलिटी में पढ़ें चाहे वो आप हिस्ट्री में पढ़ें। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट 1853 के 33 के चार्टर एक्ट में इसकी भूमिका को देखा था। पहला विधि आयोग का अध्यक्ष था, लॉर्ड गवर्नर जनरल की परिषद का पहला जो है आपका विधि सदस्य के रूप में इसका इसको जगह दिया गया था। और फिर आज यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन के लिए सुझाव देने वाली जो आयोग बनी थी उसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। ठीक, ये बात हम लोगों ने जानी। फिर इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, यानी कि आपको इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज टू फैक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड द थर्ड। अब आइए चौथे की बात हम करते हैं कि देखिए हम लोगों ने जो ये इस पॉइंट को देखें परिस्थितियों का, कि जो नए राजनीतिक क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र कंपनी एक्वायर कर रही थी, नए क्षेत्र जीत रही थी, उनका जो है संवैधानिक स्टेटस क्या होगा, उनका दर्जा क्या होगा, उनका शासन प्रशासन किस तरीके से चलेगा, किसके संबंध होंगे, क्या वो किस प्रेसिडेंसी के अधीन होंगे, उसके कौन करेगा उसका अधिकार क्षेत्र, कौन उसको प्रबंधन करेगा, कौन उसका शासन करेगा, इसके संबंध में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अधिकृत किया गया। और ये अधिकार दिया गया कि भाई उन क्षेत्रों को लेकर तुम नई प्रेसिडेंसी बना सकते हो, यानी कि नए एक प्रदेश के रूप में उसको स्थापित कर सकते हो, वहां पे अपना एक पदाधिकारी कोई नियुक्त कर सकते हो। तो वहां पर उनको एक प्रादेशिक क्षेत्र के रूप में उसको स्थापित किया गया। और आगे चल के देखेंगे वहां पे आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की नियुक्ति की गई, जैसे पंजाब में हुआ। ठीक है, तो फिर संयुक्त प्रांत अभी जो क्षेत्र होगा उनका हुआ। तो जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंबई, मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसी, तो उनके अतिरिक्त अब जो क्षेत्र बन रहे थे उनको अब अलग अलग एक प्रादेशिक क्षेत्र के रूप में मान्यता मिल रही थी। जैसे संयुक्त प्रांत हो गया, सिंध एक राज्य हो गया, पंजाब एक हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जैसे क्षेत्र मिलते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। तो ये अधिकार किसको दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। ठीक है, हाँ, ये नेक्स्ट जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, जो विधि सदस्य है। 1833 के चार्टर एक्ट में अभी हम लोगों ने देखा कि जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, और उसकी परिषद जो थी वो कार्यकारी परिषद थी। लेकिन ये कहा गया कि भाई ठीक है, जब तुम कार्यकारी परिषद जो है गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारी परिषद वो जब कानून बनाने के लिए बैठेगी तो पूरे भारत के लिए कानून बना रही है, तो वो एक विधि विशेषज्ञ को अपनी परिषद में स्थान देगी। वो अस्थायी होगा विधि सदस्य,
1833 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया था। आपको याद होगा, मैकाले पहला विधि सदस्य के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में मनोनीत हुआ। अब क्या कहा गया इस अधिनियम के द्वारा कि जो वो विधि सदस्य था, जो अस्थायी जिसका स्टेटस था, अब उस विधि सदस्य को अस्थायी सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। यानी कि वो विधि सदस्य जो पहले सिर्फ और सिर्फ जब भारत के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कानून बनाने के लिए बैठती, उसी समय में वो उस परिषद में भाग ले सकता था, बैठ सकता था, उसमें बोल सकता था, जो उसको अधिकार थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन जब वो परिषद कार्यकारी परिषद के रूप में काम करती थी, यानी डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए जब काम करती थी, तो उस परिषद में इस विधि सदस्य को बैठने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब स्टेटस क्या हो गया इसका कि वो अस्थायी सदस्य हो गया, और अस्थायी सदस्य होने के नाते अब वो उसकी विधायी परिषद में भी सदस्य होगा और उसकी कार्यकारी परिषद में भी सदस्य के रूप में बैठेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर रखेंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कभी कभी पूछ देता है प्रश्न कि विधि सदस्य को अस्थायी सदस्य के रूप में कब मान्यता प्रदान की गई या कब उसको अस्थायी कर दिया गया, ये पूछ लेता है। तो 1853 का चार्टर एक्ट आप बताएंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्यकारी एवं विधायी कार्यों का पृथक्करण। देखिए, अभी जो भारत का गवर्नर जनरल है वो दो तरह के काम करता है। उसकी परिषद दो तरह का काम करती है, कानून भी बनाती थी और फिर उस कानून को जो है कार्य रूप में परिणित करती थी, एग्जीक्यूशन करती थी। जैसा अभी हम लोगों ने तुरंत जो है डिस्कस किया था जो विधि सदस्य वाले मामले में। तो जो सदस्य होते थे, 4 उसके सहयोगी थे और एक गवर्नर जनरल था। वो लोग कानून बनाते थे, फिर वही लोग पालन करवाते थे। ठीक है, तो यानी कि जो दोनों शक्तियां जो थी वो एक ही निकाय के द्वारा उपभोग की जाती थी, यानी विधायी शक्तियां भी और कार्यकारी शक्तियां भी। इस प्रावधान के तहत क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत, कि जो इसकी कार्यकारी शक्ति है गवर्नर जनरल की, भारत के गवर्नर जनरल की, और उसकी विधायी शक्ति है, इन दोनों को बांट दिया गया। ये कहा गया, अब देखिए क्या बांट दिया गया। इसके पहले भी हालांकि थोड़ा सा बांटा गया था। हमने देखा कि जब वो विधान बनाने बैठते थे तो अस्थायी सदस्य उसमें विधि सदस्य के रूप में जुड़ जाता था। लेकिन यहाँ पे ये विभाजन आपको थोड़ा सा और वृहद स्तर पे दिखता है, और थोड़ा सा एक जो है जब विधायिका के रूप में ये देखते हैं तो आप उसका एक बड़ा स्वरूप देख पाते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया पृथक्करण के रूप में कि जब गवर्नर जनरल की परिषद कार्यकारी रूप में काम करेगी तब तो एज इट इज रहेगी। गवर्नर जनरल की परिषद जब काम करेगी तो वो कार्यकारी रूप में जब काम करेगी तो एज इट इज रहेगी। यानी कि 4 सदस्य उसके थे और एक जो वायसराय था, गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, और उसके सदस्य 4, वो मिलकर अपना शासन चलाएंगे, काम करेंगे जब वो एग्जीक्यूशन का। लेकिन जब उनको विधि बनाने के लिए बैठेंगे, जब वो यानी विधायी कार्य करेंगे, नए कानूनों के निर्माण के लिए बैठेंगे, तब क्या होगा, तब यहाँ पे एक मेजर परिवर्तन किया गया। वो परिवर्तन ये किया गया कि तब वो परिषद उससे बृहद आकार की होगी। यानी कि उसमें कम से कम उसमें 12 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम उसमें 12 सदस्य हो सकते हैं। अब ये 12 सदस्य कैसे हो सकते हैं, देखिए सदस्य की बात हो रही है तो 4 सदस्य तो कार्यकारी परिषद वाले रहेंगे, वैसा भारत के गवर्नर जनरल को छोड़ दिया जाए, 4 परिषद इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य रहेंगे, 6 जो होंगे वो प्रेसिडेंसियों से रहेंगे। ठीक है, 6 जो रहेंगे वो प्रेसिडेंसियों से रहेंगे, और 2 जो होंगे वो जी। तो हम बात कर रहे थे कि ये लास्ट प्रावधान, इसमें इस प्रावधान की कि कार्यकारी और विधायी शक्तियों के बारे के पृथक्करण के बारे में, कि जब वो परिषद गवर्नर जनरल की परिषद जब कानून बनाने के लिए बैठेगी तब वो विधायी परिषद के रूप में काम करेगी, तो उसमें अधिक से अधिक 12 सदस्यों की व्यवस्था की गई, यानी उसका आकार बढ़ा दिया गया। देखिए, 4 जो ये सदस्य थे, 4 ये सदस्य तो रहेंगे ही, ये भारत का गवर्नर जनरल है, ये तो अध्यक्ष है, उसका मुखिया है, तो सदस्य के रूप में ये 4 तो बैठेंगे ही बैठेंगे,
और ये जो 6 सदस्य होंगे वो कहां से आएंगे, इनके बारे में आप जान लीजिए, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको याद करना है। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश होगा। ये जो 6 लोगों की बात हम लोग कर रहे हैं, जो ये 6 लोग हैं उसमें एक व्यक्ति होगा जो मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का। एक व्यक्ति वो होगा जो है सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य न्यायाधीश होगा। देखिए हो सकता है छोटा लिखा जा रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो आप इसको जो है समझ लेंगे। एक मुख्य न्यायाधीश होगा सर्वोच्च न्यायालय का, एक सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य न्यायाधीश होगा जो उसका जूनियर होगा, और बचे कितने, 4। ये 4 सदस्य जो होंगे वो जो 3 प्रेसिडेंसी नाम हम लोग पढ़ते हैं, एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी प्लस एक बंबई प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी से एक सदस्य, प्लस एक जो है वो संयुक्त प्रांत से, सॉरी संयुक्त प्रांत नहीं, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, एक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से प्रतिनिधि आएगा। ठीक है, सीमांत लिखा हुआ है, लेकिन ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत आप इसको पढ़ेंगे, जगह कम है। तो ये चार सदस्य हो गए, 1 2 3 4 यहां से आ गए, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, तो कुल हो गए 6 ये हो गए, 4 ये हो गए, और 2 सदस्य जो है ये भारत के गवर्नर जनरल की विवेक पर निर्धारित छोड़ दिया गया था कि 2 अन्य सदस्यों को भी वो मनोनीत कर सकता है, लेकिन कभी उसने मनोनीत नहीं किया। लेकिन उसकी सदस्य की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो थी वो 12 निर्धारित कर दी गई थी ये परिषद की बात। तो ये एक तरह से आप समझिए कि जो देखिए संवैधानिक विकास है क्या, वो यही तो है। हम देख रहे हैं कि पहले एक व्यक्ति के हाथ में शक्तियां हैं, फिर ऐसा कहा गया भाई ठीक है तुम अकेले नहीं रहो, लो 4 लोग और तुम्हारे साथ हैं, इनसे मिलकर तुम शासन चलाओ। तो देखिए एक व्यक्ति है, फिर उसको सलाह देने के लिए 4 लोग हो गए। आप उसको छोटा सा जो है जब विचार कर रहा है कानून बनाने पे तो उसको संसद समझ लीजिए आप, जब वो एग्जीक्यूशन कर रहा है तो उसको मंत्री परिषद समझ सकते हैं। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहा है तो उसी व्यक्ति से अब शक्तियां जो है अलग तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसी व्यक्ति को 2 फाड़ में बांट दिया जा रहा है। भाई ठीक है तुम ये लोग शासन करने, जब तुम कानून बनाने बैठे हो तो ये लोग रहेंगे कानून बनाने के लिए, फिर तुम ये देखो जब विधायिका का काम करोगे, जब एग्जीक्यूशन काम करोगे, जब कार्यकारी काम करोगे, तो इस तरह के तुम्हारे पास जो है ये शक्ति ये लोग रहेंगे। तो इस तरीके से जो है चीज जो पृथक्करण है, जो कार्यपालिका और विधायिका का जो एक तरह से विभाजन है, शक्तियों का पृथक्करण है, उसका विकास भी आप देखते हुए चलेंगे। किस तरीके से एक गवर्नर और फिर उसकी परिषद जो है धीरे धीरे अलग होकर एक सरकार, एक मंत्रिमंडल, और फिर उसी में से एक दूसरा जो है विधायिका, संसद, परिषद के आदि के रूप में हम विकसित होते हुए देखते हैं उसको। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएंगे। तो ये बात हो गई, और इसका एक लास्ट पॉइंट ये है कि इस परिषद से संबंधित इस परिषद की कार्यप्रणाली क्या होगी। तो इसको भी स्पष्ट किया गया, इस परिषद की कार्यप्रणाली उसकी संसद जैसी होगी, ब्रिटिश संसद की जैसी होगी, यानी कि उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं जो परिषद के ये विधायी परिषद के सदस्य हैं, वो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, जो कार्यकारी परिषद है उसके किसी नीति की विवेचना कर सकते हैं, लेकिन वो सब केवल मौखिक होगा, उसमें लिखित कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं होना है, केवल मौखिक उस परिषद में जो होना होगा वो होगा। और जो परिषद है, जो कार्यकारी परिषद है, ये ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इनकी जो भी बात होगी उसको डिनाई कर सकती है, उसको रिफ्यूज कर सकती है, यानी उसको एक वीटो पावर है कि उनके किसी भी प्रस्ताव को जो है छोड़ सकती है कि नहीं भाई इसको जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई, और सारी कार्रवाई जो है मौखिक ही होनी थी। तो अभी इसका बहुत रोल तो नहीं दिखता है, लेकिन हाँ एक तरह से हम पृथक्करण को जरूर देख सकते हैं, और ये आगे चलकर धीरे धीरे ये रूप इसका वृहद होता जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी जो है चार्टर एक्ट 1853 की बात हम लोगों ने कर ली। अब हम बात करेंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम की। तो हम लोग अब इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए अब इसके बाद 1853 के चार्टर एक्ट के बाद हमको पढ़ना है 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए इस अधिनियम का जो है ऑफिशियल नाम क्या था, द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, यानी कि भारत शासन को
अधिक अच्छा बनाने के लिए अधिनियम 1858। इस अधिनियम का लिंक हम पिछले अधिनियम से करेंगे। 1853 के चार्टर एक्ट में जो प्रावधान एक था, जब इसके रिन्यू करने की बात आई थी, तो ये कह दिया गया कि अब ये रिन्यू अनिश्चित काल के लिए, 20 साल के लिए नहीं रहेगा, जैसा कि पिछले अधिनियमों में होता आया था। इसमें कहा गया कि ये जो आपको हम शक्तियां दे रहे हैं, ये अब जब चाहे तब संसद छीन सकती है। तो देखिए, दबाव तो और प्रक्रिया छीनने की वो तो चलती आ रही थी शुरू से। हमने देखा किस तरीके से क्रमिक रूप से धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार जो थी वो कंपनी से भारत के शासन के करने के अधिकार में लगातार जो है हस्तक्षेप करके उसकी शक्तियों को सीमित करके शक्तियां अपने हाथों में लेने का प्रयास करती रही थी। ठीक है, तो 1857 में विद्रोह हो गया, कंपनी के शासन के अंतर्गत विद्रोह हुआ। उस समय ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लॉर्ड पामर्स्टन। ठीक है, आप ये फैक्ट भी याद कर सकते हैं, उस समय लॉर्ड पामर्स्टन थे, ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और जब कंपनी के अंतर्गत 1857 में विद्रोह हुआ, तो ये एक जो अनिश्चित काल के लिए कहा गया था कि जब चाहे संसद छीन सकती है, तो उस घड़ी को बहुत ही जल्दी यानी कि 53 में वो एक्ट आया, वो बात कही गई, और 5 साल बाद जो अवसर आ ही गया कि अब कंपनी के शासन को बहुत देर तक डिले रखना, मतलब उससे कंपनी का शासन छीनना अब बहुत देर तक टाला नहीं जा सकता। यानी कि अब वो समय आ गया है, ये निश्चित हो गया। ये 1857 के विद्रोह के बाद इतना सरकार के ऊपर दबाव पड़ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अब भारत के शासन को अपने हाथों में लेने की कार्यवाही को और अधिक समय के लिए टालना संभव नहीं था। ठीक है, और उसी कारण से 1858 का अधिनियम आया। सबसे पहले लॉर्ड पामर्स्टन उस समय प्राइम मिनिस्टर थे 1857 के समय, और 1858 में उन्होंने जो है एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया संसद में, और संसद में वो पारित भी हो गया था दोनों सदनों से, बस वो अधिनियम के रूप में परिणत नहीं हो पाया था। और जो है इसी कारण से उसी बीच इनका मंत्रिमंडल जो है वो भंग हो गया पामर्स्टन साहब का, तो वो जो है हट गए। और उसके बाद फिर डर्बी, जो इसके पहले हम लोगों ने नाम सुना था, वो डर्बी प्राइम मिनिस्टर बने, और फिर उन्होंने अधिनियम फिर से प्रस्तुत किया संसद में, और फिर से उसको पारित करवाया, और 1858 के अधिनियम में जो है वो पारित हुआ, के रूप में पारित हुआ। पामर्स्टन ने जब ये अधिनियम इंट्रोड्यूस किया था संसद में, तो उन्होंने कंपनी की कट आलोचना की थी, और 18 के विद्रोहों के कारकों के रूप में कंपनी के जो है उत्तरदायित्वहीनता और जो है कर्तव्यहीनता और आदि की पुरजोर जो है आलोचना की थी। ठीक है, जी, तो हम लोग बात करते हैं पामर्स्टन जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके समय में आया, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। फिर डर्बी प्राइम मिनिस्टर बने, उनके समय में यह अधिनियम फिर पारित हुआ। तो अब इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या परिवर्तन हुए वो हम लोग देखें। देखिए, परिवर्तन दो बहुत महत्वपूर्ण हुए, और उन्हीं दोनों परिवर्तनों को आपको याद करना है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। देखिए, हम लोगों ने देखा पहले जब हम लोग परिवर्तन देख रहे हैं, तो जहां जब दोनों दिशा, दोनों केंद्रों पे परिवर्तन हो रहा है, तो हम दोनों को देख रहे हैं। जहां सिर्फ एक है तो उसको सिर्फ एक देख रहे हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जब हम लोगों ने देखा पिट्स एक्ट की बात की थी, हम लोग देखा था कि लंदन में एक सेंटर बनाया गया था जहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, और यहाँ पर भारत के बंगाल का पहले गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, अभी ये सब क्रम चलेंगे। तो लंदन में एक सिस्टम था, लंदन की सरकार लंदन में किस प्रकार से भारत के शासन चलाने के लिए वो जो सिस्टम थी लंदन में, वो किस प्रकार से काम कर रही थी, और फिर भारत में जो व्यवस्था थी जिसका मुखिया गवर्नर जनरल और विभिन्न नामों से जाना जाता है, उसको क्या शक्तियां, उसकी क्या जो है व्यवस्था थी, उसको हम देख रहे हैं। इन्हीं दो पॉइंट्स को लेते हुए शासन को हम लोग देख रहे हैं। तो अब हम लंदन की बात करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा लंदन की व्यवस्था में क्या बात हो रही है। जैसा कि आप पिछले एक्ट में फिर आप लिंक करिए, पिछले अधिनियम में 1853 जब एक्ट लागू होने वाला था, पारित होने वाला था, उसके प्रावधानों पर चर्चा हो रही थी, तो मांग की जा रही थी कि दोहरी शासन व्यवस्था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी, उसको समाप्त कर दिया जाए। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो सिस्टम था उसको खत्म किया जाए। यानी देखिए क्या था, 1784। तो पहला प्रावधान इस अधिनियम का क्या है, वो यही है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत स्थापित जो दोहरी शासन व्यवस्था थी, उसको दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। दोहरी शासन व्यवस्था क्या थी आपको याद होगा, तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल
और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनकी बात की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ये समस्त राजनीतिक एवं सैन्य मामले देखता था और ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक मामलों को देखती थी। वो सारा सिस्टम हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस व्यवस्था के, इस अधिनियम के द्वारा ये जो लंदन वाला सिस्टम था इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये सिस्टम समाप्त हो गया है, इस व्यवस्था को एंड कर दिया गया, नई व्यवस्था दी गई। तो नई व्यवस्था क्या थी भाई, जरा हम लोग नई व्यवस्था को समझें। नई व्यवस्था के तहत ये कहा गया कि वहां पर एक परिषद होगी, कितनी, 15 सदस्यीय। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, हम उल्टा लेके चलें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। यहां पे कहा गया कि भारत का शासन जो था, देखिए, यानी कि सबसे पहला इस प्रावधान नई व्यवस्था क्या हुई कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, उसके अंतर्गत जो दोहरी शासन थी उसको समाप्त किया गया और भारत का शासन, भारतीय शासन वो सरकार ने ले लिया। यानी कि उस समय जो सरकार की जो थी वो क्राउन के नाम पे किया जाता था, तो क्राउन के अधीन हो गया। यानी भारतीय शासन अब डायरेक्टली जो है वो किसके अधिकार क्षेत्र में हो गया, क्राउन के अधिकार क्षेत्र में हो गया। ठीक, और ये चलाया किसके द्वारा जाएगा, एक पद बनाया गया जिसको कहा गया भारत राज्य सचिव, जिसको कॉमन नेम के रूप में कहा जाता था, जो जनरली ये नाम था उसका, भारत राज्य सचिव, जिसको कहा जाता था प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये बात जो है की गई। अब कहा गया कि जो यानी कि भारत शासन का जो मुखिया होगा वो अब यही भारत राज्य सचिव होगा। तो क्या ये अकेले शासन चलाएगा, नहीं, फिर इसके लिए इसके एक परामर्शदात्री संस्था, इसको परामर्श देने के लिए एक संस्था बनाई गई और वो संस्था थी एक 15 सदस्यीय संस्था थी। इसमें 15 सदस्य थे और इस संस्था का नाम था, इसको नाम दिया गया भारत राज्य परिषद। ठीक, यानी आप समझ रहे हैं कि ऊपर वाली ये जो दो संस्थाएं काम कर रही थी, दोहरी शासन चल रही थी, वो सब समाप्त करके अब सिर्फ एक व्यवस्था स्थापित की गई कि एक जो मुख्य शासन का जो मुखिया चलाएगा, जो शासन को देखेगा, वो भारत राज्य सचिव होगा। ये सीधे क्राउन का प्रतिनिधि होगा और भारत राज्य सचिव को परामर्श देने के लिए भारत राज्य परिषद होगी, एक परिषद होगी, 15 सदस्य होगी, जिसको भारत राज्य परिषद कहा जाएगा। और इस परिषद में 15 सदस्य होंगे और ये 15 सदस्य भी देखें क्या होंगे, ये 8 इसमें जो सदस्य होंगे वो क्राउन के द्वारा मनोनीत होंगे और जो 7 सदस्य होंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे अभी, ठीक है, लेकिन इनका अब शासन में कोई रोल नहीं रहेगा। पहले ये शासन चला रहे थे भारत का, लेकिन अब इनका भारत के शासन में कोई रोल नहीं है। वो क्या कर रहे हैं बस कि जो भारत राज्य परिषद है उसमें जो 7 सदस्य होंगे उनको ये अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि बनाकर भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे भी इनकी स्थिति कोई बहुत साउंड नहीं है। 15 सदस्यों में 8 क्राउन के, तो बहुमत इन्हीं के पास है और जो है जो शासन चलेगा वो इन्हीं के अंदर चलेगा अभी। लेकिन देखिए इस पे भी क्या है कि ये परिषद ऐसा नहीं कि बहुत पावरफुल परिषद है। व्यवहारिक स्तर पे क्या है, ये सिर्फ एक परामर्शदात्री संस्था थी कि ये भारत राज्य सचिव से परामर्श ले सकता था, लेकिन जो अंततः जो होता है निर्णय वो भारत राज्य सचिव के अधीन था। भारत राज्य सचिव ही जो है वो अंतिम निर्णय लेता था, उसमें इनका कोई बहुत विशेष रोल नहीं रहता, ये सिर्फ परामर्श दे सकते थे। और प्रस्ताव भी, इवन कोई नीतिगत प्रस्ताव भी लाना होता था तो भारत राज्य सचिव ही परिषद में प्रस्तुत करता था। ठीक है, तो व्यवहारिक तौर पे भी और सिद्धांतक इस परिषद का बहुत विशेष रोल नहीं था। उस पे भी आप देखें कि जो 8 सदस्य क्राउन के द्वारा मनोनीत होते थे, जब इनकी सीट वैकेंट होगी तो ये कैसे फुलफिल किए जाएंगे, दे फुलफिल बाय क्राउन। ये क्राउन के सदस्य हैं तो क्राउन के द्वारा ही मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि जब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको 7 सदस्य भेज देंगे और जब नेक्स्ट टाइम में टेन्योर में जब इन 7 सदस्यों में से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मनोनीत है उनका जब सीट वैकेंट होगा तो फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मनोनीत नहीं होंगे, तो फिर वो इस परिषद के द्वारा, शेष परिषद जो रिटायर हो जाएगा उसका जो शेष परिषद रहेगा वो उसको जो है मनोनीत करेगा। ठीक है, तो आप कुल मिला के देखें तो पूरा जो भारत का शासन है वो भारत राज्य सचिव के माध्यम से सीधे क्राउन यानी कि जो है संसद, वहां की सरकार के अधीन
चला गया। यानी 1858 का अधिनियम वो अधिनियम है जिसके द्वारा भारत पर कंपनी के शासन का पूर्णतया समापन हो गया और सीधे सीधे हम अब ब्रिटिश प्रजा हो गए, हम सीधे सीधे क्राउन की प्रजा हो गए। ये सारी टर्म्स, ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सारे प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लंदन में किया गया। आप समझें कि 1784 की जो व्यवस्था थी पिट्स इंडिया एक्ट, वो अब तक चलती रही थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि लगभग जो है आपका 8 दशकों तक पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत का शासन चलता रहा। तो एक लंबा सफर जो है वो तय हुआ पिट्स इंडिया एक्ट का, और फिर यहाँ पे आकर वो समाप्त हुआ। तो ये हम लोगों ने बात कर ली लंदन वाली व्यवस्था में क्या हुआ। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो हम लोग समझ लें। ठीक है, दूसरा पॉइंट भारत में, दूसरा पॉइंट जो है भारत में, ये लंदन में हो गया। लंदन में वो बोर्ड द्वारी शासन समाप्त, बोर्ड ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत राज्य सचिव गठन किया गया। भारत राज्य सचिव जो है 15 सदस्यीय भारत राज्य परिषद के परामर्श के अनुसार काम करेगा। भारत में क्या होगा? भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल दिया गया, अब वो कहलाने लगा वायसराय। क्या कहलाने लगा? वो वायसराय। और ये वायसराय जो था वो सीधा प्रतिनिधि कहलाता था किसका? वो अब सीधा प्रतिनिधि था, सीधा प्रतिनिधि था किसका? क्राउन का। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जानते रहेंगे कि भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कहलाएगा वायसराय, और वायसराय जो था वो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि के रूप में पॉइंट था। अभी तक जो गवर्नर जनरल या गवर्नर होते थे वो कंपनी के अधीन होते थे, कंपनी का शासन चल रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके जो है नियुक्त करते थे, तो वो अपनी रिपोर्टिंग जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देते थे। फिर उसके माध्यम से उनकी रिपोर्ट और उनकी जो गतिविधियां हैं वो संसद तक पहुंचती थी, वो हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अब जो है वायसराय सीधा क्राउन का प्रतिनिधि, क्राउन का एजेंट के रूप में काम करता था। तो यही बस इसमें था। हालांकि इसकी शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस इसका नाम और इसका स्टेटस चेंज हो गया था। इसकी शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, इसकी मर्यादाएं बदल गई थी। क्या वो कंपनी के अधीन काम ना करते हुए एक विशिष्ट प्रोटोकॉल में वो क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में भारत का शासन चलाता था। बाकी अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता। उसकी शक्तियां जैसे चल रही थी इसके पहले के अधिनियमों से, वैसे ही आगे के रूप में वो उन्हीं शक्तियों के अधीन रहकर काम करेगा। ठीक है, एक पॉइंट और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वायसराय के, और ये अब लंबा सफर चलता रहता है भारत की आजादी तक, वो अब वायसराय के रूप में ही काम करता है। यहां से नामकरण से एक प्रश्न पूछ लेता है कि आप देखते हैं हम कि जो भारत में शासन का मुखिया होता था, कभी उसको गवर्नर कहा गया, कभी उसको कहा गया, कभी कहा गया, क्योंकि देखिए बंगाल सबसे पहले उनको प्राप्त हुआ था, तो कभी उसको कहा गया बंगाल का गवर्नर, फिर उसको कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ये इस टॉपिक से, ये 1858 का अधिनियम हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसमें कोई बात नहीं है जो हम लोग को जाननी है। हम ये अलग से पॉइंट हम समझना चाह रहे हैं कि आपको कि ये नामकरण से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको क्या जवाब देना होगा। बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, ये नाम ये हम देखते हैं। फिर भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, जी मैंने जो लिखा है कैपिटल जी, इसका मतलब हो गया भारत का गवर्नर जनरल। इसको हम मिटा देते हैं इस प्रश्न को अपना पूरा करने के लिए। और उसके बाद आ जाता है वायसराय। देखिए जो भारत में मुखिया थे, शासन चलाने के जो जिम्मेदार थे, वो इन 4 नामों से जाने गए विभिन्न अधिनियमों के द्वारा। तो अमूमन यहां से प्रश्न एक पूछ सकता है, कभी कभी पूछता भी है, तो उसको हम लोग समझ ले जरा। देखिए जब 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, तो बंगाल का राजनीतिक क्षेत्र उनको प्राप्त हुआ प्रशासन चलाने के लिए, उनके दीवानी प्रशासन की जिम्मेदारी कंपनी को प्राप्त हुई। तो कंपनी ने जब, यानी कि कंपनी को जब बंगाल का शासन प्राप्त हुआ, तो कंपनी ने वहां के जो गवर्नर था कंपनी का, उसको जो है मुखिया बना दिया। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था वो 1773 से पहले का था। यानी 1700, आप कहें तो ये समझे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 1757 और 1764 का जो युद्ध हुआ उसके बाद से लेकर 1700, एक टाइमलाइन आप याद रखेंगे, ये 1773 का टाइम।
ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आप इसको समझ लेंगे, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट मैंने लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक, तो 1757 और 64 बक्सर का युद्ध 64 में लड़ा गया, उसके बाद उनको सत्ता प्राप्त हुई 65 में जो इलाहाबाद की संधियों के द्वारा। ठीक, उसके बाद से लेकर 1773 का जब तक रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया था तब तक बंगाल का गवर्नर शासन कर रहा था। ठीक, तब तक उसको बंगाल का गवर्नर कहा गया। उसके बाद 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके बाद इस बंगाल के गवर्नर को और शक्तिशाली बनाया गया और उसको कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में उसको मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में कुछ मामलों पे अधिकार दिए गए। कुछ मामलों पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि कुछ वैदेशिक संबंध, अन्य राज्य रियासतों के साथ संबंधों को लेकर जब भी ये मद्रास और ये बंबई कभी अगर किसी भारतीय अन्य राज्य रियासतों से अगर समझौता करते हैं तो उसको पहले बंगाल के गवर्नर को इंफॉर्मेशन देनी होगी, उसे अनुमति लेनी होगी। तो इसीलिए उसको कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 में। इस समय देखिए क्या था, तो क्लाइव से शुरुआत होती है ब्रिटिश कंपनी के शासन की। क्लाइव जो था बंगाल का पहला गवर्नर बना राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के बाद। उसके लिए यात्रा चलती रही और 1773 में जब रेगुलेटिंग आया तो उस समय इस यात्रा में कौन था? हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये नाम आप याद रखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स। एक्चुअली ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है, तो आपको इसको क्लियर हो लीजिए और प्रश्न तैयार कर लीजिए तो आपके जीके का काम तो करेगा ही। वॉरेन हेस्टिंग्स ये आया 1772 में शासन संभालने और उसके समय में ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो इसी के समय में, यानी कि बंगाल के गवर्नर के रूप में आया था लेकिन 73 का रेगुलेटिंग एक्ट इसके समय में आया, तो अब ये बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल। अब ये आप समझिए यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित क्या प्रश्न बनेंगे। अगर कहा बंगाल का गवर्नर कौन था पहला, तो लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, इसी के समय में आया और नया अधिनियम आया तो पुराना नाम खत्म हो गया, नया पद नाम हो गया, नई शक्तियां हो गई। तो अब ये क्या कहलाया? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना और ये व्यवस्था चलती रही फिर कब तक? फिर एक टाइमलाइन आप याद रखिए, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के समय इस बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। अभी हम लोगों ने चर्चा की। तो इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। हेस्टिंग्स पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था। उस यात्रा के क्रम में 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया और उसी के समय में यह अधिनियम आया गया और उसके अधिनियम के पश्चात इसका नाम बदल गया, जो है आपका भारत का गवर्नर जनरल। तो ये बेंटिक से क्या प्रश्न बन सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिक था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो? बेंटिक हो गया। ठीक है, अब इसमें एक टाइमलाइन और आगे बढ़ गया। फिर एक वर्ष आ गया आपका 1858 का समय आया जब, तो ये नाम बदल जाता है, क्या बन जाता है? वायसराय बन जाता है। और इस समय कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो था 1858 में जब अधिनियम आया तो वो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भारत में काम कर रहा था, तो अंतिम गवर्नर जनरल हो गया और यही इस अधिनियम के पारित होने के बाद वायसराय के रूप में कहलाया, तो ये भारत का पहला वायसराय हो गया। तो ये प्रश्न आप टाइमलाइन पे नामों को याद रखते रहेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स, बेंटिक और कैनिंग, और इसको कब प्रथम, किसका अंतिम, किसका प्रथम, ये कहलाएगा, ये आप जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह से एक पॉइंट था जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बहुत ही आसान था, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो ये हमारा 1858 का अधिनियम भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है अधिनियम की, उसके लिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़िए, मुस्कुराते रहिए।